हेलो बच्चों, मैं अतुल आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर साझेदारी सामान्य खाते सामान्य परिचय पढ़ेंगे। ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि साझेदारी खाते होते क्या हैं। साझेदारी खाते से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि साझेदारी क्या होता है। तो साझेदारी, जैसा कि हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि एक एकल व्यवसायी या एक एकाकी व्यापारी जो होता है वो अकेले सारे बिजनेस को देखता है, और अगर वह अपने बिजनेस को और एक्सटेंड करना चाहे, बढ़ाना चाहे, अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहे, तो उसको बेसिकली ज़रूरत पड़ती है दो चीज़ें की। पहला तो पूंजी। तो पूंजी जैसे वो अपने किसी भी रिलेटिव से ले सकता है, बैंक से ले सकता है, या फिर अपने और पैसों को इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन मेन पूंजी के अलावा उसको ज़रूरत पड़ जाती है एक सहयोग की, क्योंकि एक आदमी सारा काम को नहीं देख सकता। हो सकता है वो एकाकी व्यवसाय या जो व्यापारी है वह अपने फर्म को अच्छे से मैनेज कर सकता है, लेकिन वो अपने एक आदमी पूरा व्यवसाय को देख नहीं सकता। तो इसलिए उसको आप उसको अपने सहयोग के लिए एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कुछ आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कंडीशन में वो क्या करता है कि किसी और को अपने फर्म में इन्वॉल्व करता है, पार्टनर बनाता है। तो इस दो लोगों के हो जाने की वजह से फ़र्म का विस्तार भी हो जाता है और फ़र्म को दो लोग देख लेते हैं। और चूँकि वहाँ पे दो व्यक्ति होते हैं तो दोनों के आपसी सहमति से, उनके विचार विमर्श के द्वारा अपने फर्म को वो और आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे साझेदारी फर्म होता क्या है, इसका जो नियम या फिर जो हमारा अधिनियम है उसके अंतर्गत जो बताया गया साझेदारी का आशय, तो इसमें इसे लिखा गया साझेदारी का आशय क्या होता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है जो एक ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो कि उन सब के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि इसमें कह रहा है कि साझेदारी क्या है। साझेदारी व्यक्तियों का संबंध है। मेन चीज़ें इसमें जो फोकस करने वाली चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पहला कि साझेदारी उन व्यक्तियों, मतलब कि हमारे फर्म में व्यक्ति एक नहीं, एक से ज़्यादा होंगे और उनके भी संबंध है जो कि एक ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो कि उन सब के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसमें क्या है कि पहला चीज़ आता है कि व्यक्तियों का संबंध होना। यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है, व्यक्तियों का संबंध हो जो एक ऐसे व्यापार, मतलब इसके अंतर्गत व्यापार भी होना चाहिए। मतलब बिना व्यापार के हम कोई भी सहमति, अब व्यापार के बिना हो सकते हैं कोई हम इलीगल वर्क करना चाहते हैं, और तो उसमें भी चूँकि दो व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर संबंध होते हैं, लेकिन वहाँ पे व्यापार नहीं होता, इसलिए वो साझेदारी फर्म नहीं मानी जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट निकल के आता है लाभों को बांटने के लिए। तो मतलब कि वो लोग जो भी बिज़नेस करेंगे उसका पर्पस होना चाहिए कि उसमें लाभ मतलब बिजनेस हम करेंगे तो वहाँ पे लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। तो लाभ हानि जो भी रहेगा उनके बीच जो भी अनुपात डिसाइड किया गया रहेगा उसी के अनुसार उसको हम लोग बांटेंगे। फिर तीसरी पॉइंट जो निकल के आती है कि उन सब के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी के द्वारा संचालित किया जाना। तो मतलब कि ये है कि साझेदारी फर्म में ये ज़रूरी नहीं कि सभी साझेदार काम करें। हो सकता है इसमें ये भी होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन हमें व्यापार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और एक ऐसा आदमी है जिसके पास पैसे हैं लेकिन उसके पास उसके पास पैसे नहीं हैं लेकिन उसके पास व्यापार का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो उस कंडीशन में दोनों व्यक्ति मिल के काम को कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी जिसकी जो पैसा लगा रहा है तो वो ठीक है, वो पैसा इन्वेस्ट कर देगा, लेकिन अगला पर्सन जो कि दूसरा व्यक्ति जिसके पास व्यापार का एक्सपीरियंस है वो व्यापार को बढ़ाने के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि दोनों ही व्यापारी काम करें, वहाँ पे दोनों ही साझेदार काम करें। वहाँ पे सभी लोग काम कर सकते हैं या उन सब के द्वारा किसी एक को किया जा सकता है कि वो सारे फर्म का काम धाम देखेगा। और फिर ये है कि यहाँ पे कोई भी साझेदार फर्म के किसी भी अकाउंट्स को, लेजर को, बुक को जब भी चाहे तब जाके देख सकता है, वहाँ पे कोई किसी को मना नहीं कर सकता है।
तो ये होता है कि साझेदारी में तो हम लोग जानेंगे कि कम से कम जो है 2 व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन अधिक से अधिक की संख्या जो है हमारे यहाँ 50 बताई गई है कि साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और अधिक से अधिक जो है 50 संख्या होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है साझेदारी के लक्षण, मतलब कि हम कैसे मानेंगे। जैसे होता है ना, किसी के अंदर फीवर है, कुछ है, तो उसके लक्षण दिखाई देते हैं कि हाँ उसको बुखार है, उसका बॉडी गर्म है, तो उसको हम लोग जानते हैं कि हाँ इसको फीवर हो गया। तो इसी तरह साझेदार को हम कैसे जानेंगे कि साझेदारी के क्या लक्षण हैं। तो पहला क्या आता है कि जैसा कि हम लोग बताए थे, यहाँ पे बताए हुए थे हम कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। ठीक है, तो साझेदारी फर्म तभी मानी जाएगी कि यहाँ पे कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों। अगर 2 से कम व्यक्ति होते हैं तो फिर वह एकाकी व्यवसाय में चला जाता है। तो यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस फर्म में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों और अधिक से अधिक जो है यहाँ पे संख्या 50 बताई गई है। तो हम एक साझेदारी फर्म में 2 व्यक्ति कम से कम और अधिकतम 50 को रख सकते हैं। अनुबंध का होना, अनुबंध मतलब कि उनके बीच में किस चीज़ का व्यवसाय है। ठीक है, ये तो डिसाइड हो चुका होगा। फिर अनुबंध में मतलब कि वो कितना कैपिटल लगाएंगे, उनकी सारी शर्तें जो होती हैं, नियम शर्त, किस प्रोसेस पे, किस बेसिस पे वो काम करेंगे, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट पे जो है सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं। तो ये अनुबंध का होना वो साझेदारों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अनुबंध करेंगे या नहीं करेंगे। वो अनुबंध लिखित भी हो सकती है और वो अनुबंध मौखिक भी हो सकती है। तो लेकिन ज़्यादातर होते क्या है कि साझेदारी में जो भी साझेदार होते हैं वो लोग लिखित अनुबंध ही करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ जो है प्रॉब्लम हो, कोई फ्रॉड हो, तो उसमें जो है हम उस पेपर को शो कर सकते हैं कि हाँ किस कंडीशन में या किस टर्म कंडीशन पे हम लोगों ने जो है इस व्यवसाय को स्टार्ट किया हुआ है। फिर दूसरा है कारोबार का होना। तो जब तक कारोबार नहीं होगा तब तक न तो ये 2 व्यक्ति आएंगे, न तो ये अनुबंध होगा। तो इसमें कारोबार का भी होना आवश्यक है। अब कारोबार का होना मीन्स क्या हो गया कि वहाँ पे वस्तुओं का आदान प्रदान हो। ठीक है, वस्तु बेची जाए, सेल की जाए, और वस्तुओं का स्टॉक हो, जिस भी चीज़ों का हम व्यवसाय कर रहे हैं वो सब सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। मतलब कि एक कारोबार होना चाहिए, एक बिज़नेस होना चाहिए, फर्म। तभी हम ये मानेंगे कि हाँ ये साझेदारी फर्म के अंतर्गत ये सब टर्म कंडीशन है कि एक साझेदारी में ये सब सारी चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए। फिर कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना तथा उसे आपस में विभाजित करना। तो कोई भी बिज़नेस हम लोग करते हैं तो लाभ कमाने के लिए ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई लॉस के लिए करता है। हाँ, हमारा उद्देश्य होता है कि लाभ कमाया जाए, लेकिन उसके प्रोसेस में हमारा लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपस में उसको बांटा जाए। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो एक साझेदार लेके चला गया और लॉस हुआ तो दूसरे के ऊपर जो है वो डाल दिया कि हाँ तुमको पेमेंट करना है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी होगा वो लोग आपस में जो भी उनका रेशियो होगा उस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर कारोबार का सभी साझेदारों अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाना। जैसा कि यहाँ पे इसके डेफिनेशन में, इसकी परिभाषा में ये सब सारी चीज़ें इन्हीं परिभाषाओं से ही निकल के हमारे लक्षण आते हैं कि साझेदारों के क्या लक्षण होते हैं। तो कारोबार का सभी साझेदारों अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाना, तो ऐसा नहीं है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि साझेदार में जो है सभी व्यक्तियों का कार्य करना ज़रूरी नहीं है। वो उन सभी के द्वारा किसी एक को जो है कहा जा सकता है कि आप सारे काम को देखेंगे। वो उन लोग की आपसी सहमति होती है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो लोग वर्क करते हैं। फिर प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का एजेंट होना। प्रत्येक साझेदार अपने फर्म का एजेंट होना मीन्स कि हर साझेदार कोई भी होता है वो जाके ये बताता है कि हम इस फर्म से आए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए रिलायंस का कोई बंदा है तो किसी कंपनी में जाता है तो वहाँ पे ये नहीं बोलेगा कि मैं अपने नाम से सेल्फ अपने को इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा। तो पहले इंट्रोड्यूस पहले कराएगा कि हम जो है जियो से या रिलायंस कंपनी से आ रहे हैं। उसके बाद फिर वो अपना नाम, अपना पद सब कुछ बताता है। तो एक तरह से वह व्यक्ति जो है उस फर्म का एजेंट हो गया। तो जितने भी साझेदार होते हैं वो अपने फर्म के एजेंट होते हैं, क्योंकि वो भी कहीं भी अगर जाते हैं तो वो इंट्रोड्यूस करते हैं सेल्फ को अपने फर्म के माध्यम से कि हम इस कंपनी से आए हुए हैं, हमारा ये नाम है। तो पहले इंट्रोडक्शन उनका फर्म का होता है। तो इस तरह से ये होता है कि वो फर्म के जो है एजेंट होते हैं। फिर होता है असीमित दायित्व।
असीमित दायित्व का मतलब ये होता है कि जितने भी साझेदार हैं, अगर जो भी उनके ऊपर लेनदारियाँ हैं, जो उनको पेमेंट करने हैं, जो भी दायित्व है, अगर उनके एसेट्स को सेल करने से वो सारे दायित्व का पेमेंट नहीं हो पाता है, भुगतान नहीं हो पाता है, तो उनके पर्सनल संपत्तियों को भी सेल किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत यही आते हैं कि उनके दायित्व जो है असीमित होते हैं। तो ये आज हमारे पास ये 2 टॉपिक थे। पहला था साझेदारी क्या है, साझेदारी क्या होता है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। फिर जो है साझेदारी के आवश्यक लक्षण, कि क्या क्या ऐसे कंडीशन होते हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम मान लेंगे कि हाँ ये साझेदारी फर्म है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे किसी तरह से हर टॉपिक पे वीडियो में बनाता जाऊँगा और उसको अपलोड करता जाऊँगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी, तो उसके लिए आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसको लाइक करिए, हाँ कमेंट्स ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के ही माध्यम से हम अपने वीडियो को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। तो फिर हम लोग जो है अगले चैप्टर या अगले टॉपिक पे फिर मिलेंगे। इसके बाद के जो भी टॉपिक होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके हर चैप्टर के जितने भी टॉपिक होंगे, टॉपिक वाइज ही सारे चीज़ों को यहाँ पे बताई जाएंगी। ओके, धन्यवाद, बाय।